हेलो बच्चों, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आपका आज बहुत बहुत स्वागत है यकीन 2.0 में। और आज बच्चों पहली क्लास जो है आपकी जूलॉजी की है। और बच्चों एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरह से सोचा है कि 20 मिनट आपसे बात करेंगे, ठीक है। अ, इस बैच में कैसे पढ़ना है, आपको किस तरह तैयारी करनी है, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड देन जो 1 आवर अपन को मिलेगा उसमें अपन पढ़ाई चालू कर देंगे, ठीक है। तो आपका बच्चों बहुत बहुत स्वागत है इस नए बैच में, ठीक है। और बच्चों मैं हूं नोमेश गोपलानी और मैं बच्चों आपको जूलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो वैसे आपके पास जूलॉजी के पैरेलल में एक और सर रहेंगे, ठीक है। तो आपके पास चुनाव करने का एक अच्छा वो होगा सिस्टम कि आप जिनसे कंफर्टेबल हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं जूलॉजी, ठीक है। वैसे ही हर सब्जेक्ट में आपको जो है चॉइस मिली है लाइव क्लास के लिए। तो आप जिन भी टीचर के साथ कंफर्टेबल हैं आप उन टीचर के साथ अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हैं। तो बच्चों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और बच्चों चलिए अब आपको जो है सबसे पहले इन द फर्स्ट प्लेस मैं आपको प्लानर के बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। कि हमारा प्लानर क्या रहेगा, कौन से चैप्टर कब कराए जाएंगे, किस तरह से ये प्लानर आगे जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे बच्चों कि हमने लास्ट ईयर क्या गलतियां करी हैं और हम इस साल जो है किस तरह पढ़ाई करेंगे। यकीन 2.0 एक्चुअली क्या है, ठीक है, ये मेरे दृष्टिकोण से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 20 मिनट थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इस साल हम क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ हम करने वाले हैं तो 15-20 मिनट तो उसमें लगेंगे ही लगेंगे आपको एक बार ब्रीफ करने में, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए तो ये यकीन 2.0 है, ठीक है। और बच्चों देखिएगा सबसे पहले प्लानर, ठीक है ना। आपके सामने सबसे पहले प्लानर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों प्लानर में आप देख सकते हैं कि हम हमारे कुछ चैप्टर्स एनसीईआरटी से हट चुके हैं, ठीक है, नई एनसीईआरटी से। तो ये प्लानर कुछ इस तरह से है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से हम बिगिन करेंगे, यानी कि बेटा हम एनिमल टिश्यूज से बिगिन करेंगे, ठीक है। एनिमल टिश्यू पढ़ाना बेटा बहुत कंपलसरी होता है, क्योंकि आगे की ह्यूमन फिजियोलॉजी की चीजें समझ नहीं आती अगर एनिमल टिश्यू नहीं पढ़ रखा हो तो। जैसे फेलोपियन ट्यूब में सीलिएटेड एपिथेलियम होता है, ये अपन एनिमल टिश्यू में पढ़ लेते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है अपन एनिमल टिश्यू में पढ़ लेते हैं। मसल्स कितने टाइप की होती है एनिमल टिश्यू में पढ़ लेते हैं, ताकि आगे के जो चैप्टर्स आएंगे जैसे लोकोमोशन एंड मूवमेंट हो गया, ठीक है, या बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हो गया, ठीक है, या जो है एक्सक्रीशन वाला पार्ट हो गया, ये चैप्टर्स हो गए, तो ये आपको आगे ढंग से समझ में आए। तो हमें ना एनिमल टिश्यू करना ही पड़ेगा। हालांकि न्यू एनसीईआरटी में एनिमल टिश्यू भी पूरा हटा दिया गया है, पर ये हमारे लिए कंपलसरी है, ठीक है ना। ये तो हमें करना ही पड़ेगा बेटा, ठीक है ना। इसके बाद हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। ये इस तरह से आपका चलेगा एनिमल किंगडम, बायोमोलिक्यूल। फिर हम बायोटेक पे आ जाएंगे। बायोटेक जो है बेटा आपके लास्ट चैप्टर्स हैं, याद रखिए, पर हमने इसे पहले यूज किया है, पहले लगा रखा है, ताकि क्योंकि बायोटेक से हम हर साल देखते हैं 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो हम बायोटेक जो है थोड़ा पहले ही कर लेंगे, याद रखिए, ताकि ये जो भारी चैप्टर्स हैं आपके ये पहले ही हो जाएं, क्योंकि इनमें से 7-8-10 क्वेश्चन आने का अंदेशा होता ही होता है, याद रखिए। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एवोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटेजीज, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, कॉकरोच, फ्रॉग, आई एंड ईयर, ठीक है ना। इसमें बेटा जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन न्यू एनसीईआरटी से हट चुका है, ठीक है, तो हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन लास्ट में पुट कर दिया है, ठीक है। उसी तरीके से कॉकरोच न्यू एनसीईआरटी से हट चुका है, तो कॉकरोच बेटा हमने लास्ट में लगा दिया है। और उसी तरीके से आई एंड ईयर भी बेटा हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में आई एंड ईयर भी नहीं है, सेंस ऑर्गन्स भी नहीं है, तो हम करेंगे सब कुछ, पर इन चैप्टर्स को हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्यों, इसका कारण यह है कि अगर एनटीए की तरफ से कोई नोटिस आ जाता है कि भाई ये चैप्टर आएंगे ही नहीं, तो हम इनको छोड़ सकते हैं, ठीक है।
और अगर ऐसा कोई नोटिस नहीं आता तो पूरा सिलेबस तो हम कराते ही आ रहे हैं, तो कराएंगे ही पूरा सिलेबस आपको, ठीक है। तो ये हमने लास्ट में इसलिए रखा है ताकि शुरू में प्रेशियस टाइम जो है उन चैप्टर्स पे वेस्ट ना हो जाए, अगर एनटीए इनको हटा देता है बाई चांस, ठीक है ना, तो प्रेशियस टाइम हमारा बचे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, ये कुछ चैप्टर्स आखिरी में कर दिए हैं, ठीक है। अगर एनटीए के नोटिफिकेशन में आ जाता है कि पुरानी एनसीईआरटी से ही पेपर बनेगा तो पूरा ही सिलेबस हम कवर करेंगे, और अगर ये नोटिफिकेशन में आता है कि पेपर नई एनसीईआरटी में से आएगा बच्चों, तो ये चैप्टर्स अगर नहीं आएंगे, एनटीए ने नोटिफाई कर दिया, तो फिर हम इन चैप्टर्स को नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इनको लास्ट में लगा दिया है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा प्लानर रहेगा, प्लानर को देख लीजिए, प्लानर की कॉपी आपके पास आपके ऐप पर भी आई है, आप ऐप पर भी प्लानर को देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो ये प्लानर है, ये सीक्वेंस रहेगी जिसको अपन बेटा फॉलो करेंगे, ठीक है ना बेटा। चलिए अब इसके बाद बेटा अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बेटा सवाल ये है, ठीक है, हमारा सवाल ये है कि व्हाट वी से टू अदर्स अबाउट नॉन सिलेक्शन इन नीट, ठीक है। हमारा नीट में इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ, राइट, या हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम नीट क्रैक कर पाएं, ठीक है, तभी तो हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं। तो हम क्या लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, या हम कैसे उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों को बताते हैं कि सर पेपर में मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी, ठीक है। हम लोगों को बताते हैं कि सर पैनिक अटैक आ गया था लास्ट डे पर, तो मतलब मेरी तैयारी पूरी थी पर मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है। हम लोगों को बताते हैं कि मेरे को आते तो सारे क्वेश्चंस थे पर मैंने रॉन्ग बबल्स भर दिए, मैं बबल्स गलत भर कर आ गया, ठीक है ना। या हम सब लोगों को कहते हैं कि कोचिंग या टीचर अच्छा नहीं था जिन्होंने हमें पढ़ाया, इसलिए जो है हमारे नंबर नहीं आ पाए, ठीक है। या हम ये बताते हैं कि सारा पेपर पापा मेरे को आता था पर मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, एग्जाम में पेपर छूट गया मेरा, ठीक है। तो ये सब चीजें बेटा हम लोगों को बताते हैं, ठीक है, और हम एक भुलावे में जी रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। ये चीजें हम सबको बताते रहते हैं, और एक अपने अराउंड जो है एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है, जिसमें ऑनेस्टी बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बताऊं, ठीक है। सीधी बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये सब बहाने बना रहे हैं, ठीक है, तो आप में ऑनेस्टी नहीं है। भाई ने पूछा नंबर कितने आ रहे हैं, भाई मेरे 550 नंबर आ रहे हैं, मैं 50 नंबर से रह गया, पर रियलिटी आप भी जानते हो कि आपने आकर पेपर भी चेक नहीं किया है, ठीक है। आपको ये भी नहीं पता कि एग्जैक्टली नंबर आ कितने रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका पेपर बेकार हुआ है। तो इस तरह से हम एक ऑरा क्रिएट कर देते हैं जहां पर हम अपनी फॉल्ट नहीं मान रहे, ठीक है ना, हम सारी चीजों सारे फैक्टर्स को गलती बता रहे हैं पर अपनी फॉल्ट नहीं मान रहे, हम ऑनेस्ट नहीं है, बात यह है, ठीक है। तो हमें ना इस डिसऑनेस्टी के साथ बेटा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर हम यही चीजें वापस एक साल और करते रहेंगे तो हमारा इस साल भी नीट क्रैक नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो इन सब चीजों से आपको बचना है, ठीक है, ये सब जो बहाने हैं इनसे आपको बचना है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं कि फेलियर का रियल कारण क्या है, ठीक है, फेलियर का रियल कारण क्या है इस एग्जाम में, ठीक है। ये एग्जाम बेटा सीधी सी बात है भारी पेपर है, ठीक है, एग्जाम टफ है, ठीक है। तो फेलियर जो है उसका रियल कारण क्या है, ठीक है, फेलियर का रियल कारण है लैक ऑफ सेल्फ स्टडी। हमने सेल्फ स्टडी करी नहीं, ठीक है ना, हमने सेल्फ स्टडी करी नहीं, हम टाइम ही नहीं दे पाए पढ़ाई के लिए, ठीक है। डिडंट वॉच द लाइव क्लास डेली एंड क्रिएटेड बैकलॉग, ठीक है, हमने लाइव क्लासेस डेली बेसिस पे नहीं देखी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बैकलॉग होता रहा। आज फिजिक्स की देखी तो जूलॉजी की छोड़ दी, कल केमिस्ट्री की देखी तो बॉटनी की छोड़ दी, तो उससे क्या हुआ, हमारा एक लंबा सा बैकलॉग क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ना हम डेली लाइव क्लास देख पाए, ना हमने सेल्फ स्टडी करा, ठीक है, ना हम लाइव क्लास प्रॉपरली देख रहे हैं, ना हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा आप मेरे को बताओ, ना आप डेली 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो, ना जो टीचर पढ़ा पा रहा है उसको आप डेली देख रहे हो, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, योर कोर्स नेवर कंप्लीटेड प्रॉपरली, ठीक है ना, आपका कोर्स कभी प्रॉपरली कंप्लीट ही नहीं हुआ, बात यह है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। ना हमने खुद सेल्फ स्टडी करी, ना क्लासेस पूरी देखी, ठीक है ना, हमने बीच में ही छोड़ दिया, किसी सब्जेक्ट में कोई चैप्टर छोड़ दिया, किसी सब्जेक्ट में कोई चैप्टर छोड़ दिया, ठीक है ना, बैकलॉग बढ़ता गया, ठीक है ना। हम सेल्फ स्टडी भी घर में नहीं करते थे, टाइम खराब करते थे, तो इसलिए हमारा कभी जो कोर्स है, जो हमारा सिलेबस है, वो हमारा कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ प्रॉपरली, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, जब सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई, तो हमने
क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं किए, हमने डीपीपी नहीं दिया लगाया, हमने टेस्ट नहीं दिया, हमने एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किए, ठीक है। जब हमारे 10 चैप्टर बाकी रह जाएंगे, सिलेबस ही हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा सिलेबस, आप सबका सिलेबस, ठीक है ना। यकीन में तो पूरा सिलेबस कराते हैं, ठीक है, सभी जगह बेटा पूरा सिलेबस होता है, याद रखिए, टीचर्स अपने एंड से पूरा सिलेबस खत्म करते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि आपको भी तो खत्म करना है ना, लेक्चर आपको भी तो देखने हैं ना। अब मान लो अभी एनिमल टिश्यू चलेगा, आपने लेक्चर ही नहीं देखा, ठीक है, तो फिर कैसे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होगा, आप खुद सोचो, ठीक है ना। आप अगर घर में 6-7 घंटे सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो फिर आप कैसे आप अपना कोर्स ठीक से कर पाओगे। कोर्स एक तो यकीन बैच में होगा, ठीक है, एक आपको घर में खुद भी तो करना है ना, ठीक है। हम तो यहां पर पढ़ाएंगे, आपको खुद भी तो कोर्स कंप्लीट करना है ना, मेरी बात आप समझिएगा, ठीक है। तो आपने लाइव क्लास नहीं देखी, आपने सेल्फ स्टडी प्रॉपरली नहीं करी, ठीक है, ओके ये वाली प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका कोर्स ही कभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपका खुद का कोर्स कभी कंप्लीट नहीं हो पाया। आपने भाई 10 चैप्टर आपने छोड़ दिए तो उनकी डीपीपी भी छूट गई, उनका टेस्ट भी छूट गया, उनके एमसीक्यू भी प्रैक्टिस नहीं हुए आपसे, ठीक है। फिर जब आपके 10-15 चैप्टर सब टोटल में रह गए बेटा, ठीक है, तो आप रिवीजन भी कैसे करोगे बताओ। वो 15 चैप्टर तो गए आपके, ठीक है, फिर आप रिवीजन भी नहीं लगा पाए, पूरे सिलेबस का आपका रिवीजन भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या आया, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में फेलियर आ गया, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में फेलियर आ गया। ये रियल कॉज है, दिस इज द रियलिटी। मैं आपको बताऊं 99.9% बच्चे बेटा जो इस एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होते हैं वो इन्हीं कारणों की वजह से नहीं होते हैं, याद रखिए। वो सेल्फ स्टडी नहीं करते, ठीक है, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस नहीं देखते, ठीक है, उनका कोर्स कभी प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाता। जैसे ही यकीन में कोर्स खत्म हो जाता है वैसे आपका भी कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, याद रखिए। आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद रखिए। जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डीपीपी डेली बेसिस पे लगानी पड़ेगी, टेस्ट आपको रोज देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर सब्जेक्ट में, ठीक है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब करेंगे ना तो ही सेलेक्ट होंगे, ठीक है। ये सारे फेलियर के कारण है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो अब अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज ये है कि सक्सेस कैसे मिलेगी हमें, ठीक है। सफलता का क्या मूल मंत्र है, ठीक है। किसी बच्चे को सफलता कैसे मिल सकती है, सवाल ये है, ठीक है। तो ये बेटा सफलता की सीढ़ियां हैं, देखिए सफलता की सीढ़ियां आप कैसे कह सकते हो, कैसे सफलता पे पहुंचना है, ये सफलता की सीढ़ियां हैं बेटा। सबसे पहली सीढ़ी क्या है, सबसे पहली सीढ़ी क्या है, सबसे पहली सीढ़ी है कि आपको डेली लाइव क्लासेस देखनी है, ठीक है, विदाउट फेल। आपको विदाउट फेल लाइव क्लासेस देखनी है, आपको तीनों सब्जेक्ट की लाइव क्लास देखनी है बेटा, ठीक है ना। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंट तो होना ही नहीं है कि मेरी बॉटनी अच्छी है, मेरी जूलॉजी अच्छी है, मैं क्यों देखूं। बेटा आधा पेपर बायो से आता है, ठीक है, तो बायो की भी क्लास लाइव देखनी है आपको, ठीक है, भले कितना ही अच्छा क्यों ना आता हो, ठीक है। केमिस्ट्री आपको नहीं आती है, उसकी लाइव क्लास देखनी है, फिजिक्स आती है तो भी उसकी लाइव क्लास देखनी है। तो आपको सारी लाइव क्लासेस देखनी है, ठीक है, जो भी लाइव क्लास जिस चैप्टर की चलेगी आपको देखनी है। ये पहली सीढ़ी है बेटा, ठीक है ना, सक्सेस की। दूसरी सीढ़ी, आपको डेली बेसिस पे डीपीपी को सॉल्व करना है, ठीक है, डीपीपी को सॉल्व करना है। आपको जो डीपीपी रोज मिलेगी उसको आपको सॉल्व करना है। कल से हमारी डीपीपी आपके पास आनी चालू हो जाएगी, ठीक है। आज तो क्या है कि छोटी सी क्लास है 1 घंटा 20 मिनट की, जिसमें मैं आपसे और भी बहुत सारी बातें कर रहा हूं, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि मैं आज डीपीपी नहीं दे रहा, पर कल से आपके पास डीपीपी डेली आएगी, तो आपको डेली बेसिस पे बेटा डीपीपी सॉल्व करनी है, ठीक है बेटा, ठीक है। उसके बाद आपको टेस्ट देकर उसे एनालाइज करना है, हर टेस्ट देना है। देखिए सीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है, ये सक्सेस की तरफ आपको ले जा रही है, ठीक है ना। आपको टेस्ट सारे देने हैं और टेस्ट का एनालिसिस भी करना है, मैंने कहां गलती करी, मैं उस गलती को कैसे सुधारूं, ठीक है। टेस्ट कॉपी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बेटा आप अपनी जो क्वेश्चन गलत हुए हैं आप उनको लिखेंगे, ठीक है, और उनके सॉल्यूशंस को लिखेंगे, ठीक है, ताकि आगे एग्जाम में सेम क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप गलती ना करें, ठीक है। तो टेस्ट एंड एनालिसिस, सेल्फ स्टडी फॉर 6 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सीढ़ी ऊपर आ गई, ठीक है ना। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करेगा बेटा 6 घंटे के लिए, लेक्चर्स के अलावा, ये नहीं कि लाइव क्लास ले ली और उसके बाद सेल्फ स्टडी नहीं किया, नहीं नहीं, लाइव क्लास तो लेनी है, उसके बाद 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। जो क्लास में पढ़ाया है उसे डेली बेसिस पे याद करना है, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑनेस्टी रखनी है अपने आप से, ठीक है, ईमानदारी सबसे जरूरी है, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया है वो ईमानदारी से करना जरूरी है, ठीक है। ये नहीं कि किसी दिन किया, किसी दिन नहीं किया, किसी दिन छोड़ दिया, ठीक है। तो
ये ऑनेस्टी जो है ये सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए मेरी तैयारी कैसी चल रही है, आपको पता होना चाहिए मुझे कितने घंटे और पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए मेरा कौन सा सब्जेक्ट कमजोर चल रहा है जिसमें मुझे ज्यादा टाइम लगाना है, ठीक है। ये ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाकर आप सक्सेस तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये जो सीढ़ियां हैं बेटा, अगर आप ये सिंपल सीढ़ियां हैं, ठीक है ना, ये सिंपल सीढ़ियां हैं, पर हम ये सिंपल सीढ़ियां ही जो है नहीं चढ़ पाते हैं, प्रॉब्लम ये है, इसलिए बेटा हम एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाते। अगर आप सक्सेस तक जाना चाहते हैं तो ये 6-7 स्टेप्स जरूर डेली बेसिस पे फॉलो करो, आपका मैं बता रहा हूं सिलेक्शन पक्का होगा। लाइव क्लास डेली बेसिस पे देखनी है, उसके बाद आपको डीपीपी रोज सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद आपको टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। फिर आपको सेल्फ स्टडी 6 घंटे रोज करनी ही करनी है, ठीक है। इससे ज्यादा भी कर सकते हो, इससे ज्यादा भी कर सकते हो, ठीक है, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा भी कर सकते हो, पर 6 घंटे तो करनी ही करनी है। ऑनेस्टी रखनी है अपने साथ, याद रखिए, किसी के साथ ऑनेस्टी रखो ना रखो, अपने मन के साथ जरूर ऑनेस्ट रहना, ठीक है, तो सक्सेस जरूर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अब अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट ये है कि मैं यकीन 2.0 क्यों ले रहा हूं, ठीक है ना। जूलॉजी में यकीन 2.0 मुझे क्या क्या देगा, ठीक है। आइए मैं अब आपको बताता हूं कि जूलॉजी में बेटा यकीन 2.0 आपको क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। सबसे पहले बेटा आपको क्लास में कंसेप्ट समझाया जाएगा, तो अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। हर टॉपिक आपको प्रॉपरली समझाया जाएगा क्लास में, ठीक है। तो आप कंसेप्ट को समझो, ठीक है, ये पहला स्टेप होता है। किसी भी बैच को लो कोई भी सब्जेक्ट हो, पहला कंसेप्ट, पहली चीज ये होती है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ठीक है ना। ओके, उसके बाद मैं नोट्स आपको क्लास में ही बनवाऊंगा, क्लास में ही आपको हर टीचर नोट्स भी बनवाएगा, ठीक है। तो आपके पास नोट्स हैं, जब मैं लिखूंगा तो आप मेरे साथ भी लिख सकते हैं, आपके पास नोट्स की पीडीएफ भी आएगी। तो आप पहले कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल हम समझाएंगे, ठीक है, और नोट्स भी हम ही क्लास में बनवाएंगे बेटा आपको, आप मेरे साथ भी बना सकते हो या फिर आप पीडीएफ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मेरी राइटिंग वगैरह बढ़िया लगती है तो आप पीडीएफ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आई विल प्रोवाइड डीपीपी सॉल्यूशन एंड समरी वीडियो फॉर क्विक रिवीजन, ठीक है। मैं आपको हर डीपीपी का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, मेरा वीडियो आएगा आपके पास, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में फंसो तो जाकर सॉल्यूशन देख लो, वैसे तो फंसोगे नहीं, पर अगर कहीं फंसते हो तो सॉल्यूशन देख सकते हो, सॉल्यूशन भी मैं ही बनाऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको चैप्टर के अंत में एक समरी वीडियो भी दूंगा बेटा, जिससे आपका क्विक रिवीजन होगा, ठीक है। जब भी आपको ऐसा लगे एग्जाम आ रहा है, समरी वीडियो देखकर ही काम चला सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा चैप्टर याद होगा तो समरी वीडियो जो 50 मिनट का आएगा उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको डीपीपी के सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग आएगी आपके पास, आपको बेटा जो है समरी वीडियो मिलेगा, ठीक है। अब आप बताइए आपको सक्सेस के लिए और क्या चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर विल प्रोवाइड शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैप्स, आपको शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैप्स मिलेंगे साथ साथ में, ठीक है। आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स को कभी भी जो है पढ़ सकते हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, शॉर्ट नोट खोले और चैप्टर का रिवीजन कर लिया। तो शॉर्ट नोट्स का ये फायदा होता है, कम समय में रिवीजन हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैप्स भी मिलेंगे। इसके अलावा जो है सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यू मैं क्लास में ही डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो जितने भी पीवाईक्यू हैं बेटा वो सब क्लास में ही हो जाएंगे, आपके चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जैसे एनिमल टिश्यू खत्म होगा और हम इसके पीवाईक्यू डिस्कस कर लेंगे। 2013 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं 10 साल के पीवाईक्यू मैं आपको क्लास में ही करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको पीवाईक्यू पे भी फाइट नहीं आएगी, याद रखिए, ठीक है ना। और मैं आपके डाउट्स भी, रेलेवेंट डाउट्स भी सॉल्व करूंगा डाउट पोर्टल पर। डेली जो है मैं डाउट पोर्टल पे आपके डाउट्स भी सॉल्व करूंगा, आपके सारे रेलेवेंट डाउट्स जो हैं वो हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जब आपको सब मिल रहा है, यू हैव ए कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, तो इस बैच को लेने में ही भलाई है, मुझे ऐसा लगता है। यहां पर सब कुछ है, ठीक है। ये कोई मैं बैच बेच बिके या ना बिके उस टाइप की बात नहीं कर रहा हूं, बट हम ऑनेस्टली सारा पढ़ाते हैं, ठीक है। पीडब्ल्यू में बेटा अच्छी पढ़ाई होती है, ठीक है, और आप पिछले साल या उसके पिछले साल कभी भी देख सकते हैं, सारे बैचेस प्रॉपर्ली खत्म किए जाते हैं, प्रॉपर्ली पढ़ाई होती है, तो आप ये बैच परचेस कर सकते हैं। जूलॉजी में ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, मैं आपको बताऊं, इतना बढ़िया सॉल्यूशन आपको मेरे ख्याल से ऑफलाइन में भी नहीं मिलेगा कि सारे जो है पीवाईक्यू भी डिस्कस हो रहे हैं, डीपीपी के भी आपके पास जो है सॉल्यूशन आ रहे हैं, टीचर खुद आपको डीपीपी सॉल्यूशन बनाकर दे रहा है, आपके पास समरी वीडियो आ रहा है, ठीक है ना। अब आप बताइए समरी वीडियो अपन लास्ट में जाकर देखते हैं,
ठीक है ना। कभी समरी वीडियो अपन जो है क्विक रिवीजन में कहीं देख रहे हैं, कहीं देख रहे हैं, लास्ट में जाकर आते हैं मार्च अप्रैल में, पर यहाँ समरी वीडियो आपको हर चैप्टर के बाद ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैप्स मिल जाएंगे, ठीक है। और मोर ओवर यार इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप अपने हिसाब से टीचर को भी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि आपको जिनके साथ कंफर्टेबल लगे आप उनके साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपके पास पिछले साल के भी बैच आ जाएंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई मैं पिछले साल में किसी टीचर के साथ कंफर्टेबल था तो आप वहां तब भी उनसे भी पढ़ सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन है ये आपके पास, ठीक है। तो अगर आप इस बैच को सीरियसली लेते हो, ठीक है, और ईमानदारी से ऑनेस्टली तैयारी करते हो, ठीक है, जिन फैक्टर्स को मैंने बताया है, ठीक है, उनको मद्देनजर रखते हुए, तो सिलेक्शन से हमको कौन रोक सकता है बेटा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो बेटा ये है आज का एक सेशन जहां पर मैंने आपको बताया कि आपको क्या नहीं करना है, आपको किस तरह से सोचना है, कैसे तैयारी करनी है, और क्यों यकीन 2.0 जो है आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। यहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब बेटा अपन आज का जो है चैप्टर चालू करने वाले हैं, ठीक है। आज जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स हमारा पहला चैप्टर है, जिसमें एनिमल टिश्यू वाला पार्ट हम शुरू में करेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा एनिमल टिश्यू वाला पार्ट हम शुरू में करेंगे, ठीक है। ये देखिएगा एनिमल टिश्यू वाला पार्ट हम शुरू में करेंगे, पर कॉकरोच और फ्रॉग हम लास्ट में पढ़ेंगे। याद रखिए कॉकरोच और फ्रॉग हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बार बार ये डाउट नहीं आना चाहिए सर कॉकरोच तो कराया ही नहीं, कॉकरोच एनसीईआरटी न्यू से हट चुका है, याद रखिए, तो इसलिए इसको लास्ट में लगा दिया है, ठीक है। तो कॉकरोच लास्ट में लगाया है, तो फ्रॉग भी इसलिए लास्ट में ही रख दिया है, ठीक है। पढ़ाया सब जाएगा, चिंता मत करिए, जो जो एनटीए करिकुलम में डालेगा वो सारा कवर होगा, आप चिंता मत करिए। हम स्टार्ट करेंगे बेटा किससे, एनिमल टिश्यू से, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में हमारा पहला टॉपिक एनिमल टिश्यू रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की पढ़ाई, है ना बच्चों, है ना। तो चलिए स्टार्ट करें, ओके, बिगिन करते हैं आज का लेक्चर, चलिए, है ना। तो चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं एंड देन वील स्टार्ट द लेक्चर, है ना। कोई कहता है जैसे एक डाउट आता है कॉमनली बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं नोट्स कैसे बनाऊं। नोट्स मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। आप इसे कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है, और नहीं लिख सकते हो तो मेरी पीडीएफ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो नोट्स कैसे बनाऊं, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं मैं नोट्स बनाता जाऊंगा, ठीक है। मैं लिख लिख कर पढ़ाता हूं मैक्सिमम, ठीक है। तो आप भी अपने नोट्स बनाते जाइए, बस आपके नोट्स बनते जाएंगे, ठीक है, ओके। चलिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहले कि यार ये एनिमल टिश्यू होता क्या है, ठीक है ना। क्योंकि बेटा यहां पर अपन एनिमल टिश्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एनिमल टिश्यू होता क्या है, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू जो होता है बेटा, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है। टिश्यू क्या है बेटा, कोई भी टिश्यू क्या होता है, एनिमल टिश्यू क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है। ये देखिए ऐसे ये देखिए ये देखिए, ठीक है। सोचिए कि ये एक एनिमल टिश्यू है, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू में बेटा क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है, ओके। ये किस किस चीज में सिमिलर हैं सेल्स वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, इसमें एक और सेल यहां बना देते हैं, थोड़ी जगह स्पेस कम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, अलोंग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है, अलोंग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है। इंटरसेलुलर सब्सटेंस इसे टिश्यू कहते हैं, ठीक है ना। इंटरसेलुलर सब्सटेंस अलोंग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस, इसे बेटा अपन टिश्यू कहते हैं। मैं समझाता हूं अभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, ठीक है, विच परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड एज अ टिश्यू,
ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, ठीक है ना, मेरी बात सुनो। देखो ये अगर दो सेल्स हैं, ठीक है, इसको मैं साइड में लिखता हूं यहाँ, ठीक है, अगर ये दो सेल्स हैं टिश्यू में बेटा, ठीक है ना, तो इन दोनों सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है बेटा, ठीक है, इन दोनों सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है इसे अपन इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं बेटा, ठीक है ना, इसे अपन इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इंटरसेल्यूलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। दो सेल्स के बीच में, यहां पर दो सेल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, इन दोनों सेल्स के बीच में जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है इसे इंटरसेल्यूलर स्पेस कहा जाता है, याद रखिए, ठीक है। तो ये जगह जो है कभी खाली नहीं रहती बेटा, इसमें बेटा एक सब्सटेंस भरा रहता है, ठीक है, इसमें एक सब्सटेंस भरा रहता है बेटा, ठीक है, जिसे अपन मैट्रिक्स कहते हैं, याद रखिए, इसमें एक सब्सटेंस भरा रहता है जिसे अपन मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिए। या आप इसे सिंपली इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस भी कह सकते हो, ठीक है ना, आप इसे सिंपली इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस भी कह सकते हो, ठीक है ना, आप इसे सिंपली इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये अब आपको पता चल गया कि इंटरसेल्यूलर स्पेस किसे कहते हैं, दो सेल्स के बीच में जो खाली जगह है, ठीक है ना, याद रखिए, दो सेल्स के बीच में, ठीक है, दो सेल्स के बीच में, ये दो सेल्स हैं, ठीक है, इसके बीच में जो खाली जगह है, ठीक है, ये जो खाली जगह है इसे इंटरसेल्यूलर स्पेस कहा जाता है, याद रखिए। और इस खाली जगह में हमेशा एक सब्सटेंस भरा रहता है जिसे इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं, याद रखिए, ठीक है ना। तो टिश्यू की डेफिनेशन वापस से पढ़ते हैं, ठीक है। एनिमल टिश्यू क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स है अलोंग विद इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस, ठीक है, ये जो सब्सटेंस बीच में भरा हुआ है इसे अपन इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है ना, इसे बेटा अपन इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है ना, इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस कहते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया इसे बेटा अपन कहेंगे एनिमल टिश्यू, ठीक है ना, इसे अपन कहेंगे एनिमल टिश्यू, याद रखिए, ठीक है ना। ओके अब बेटा हर टिश्यू जो है, हर टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना, खैर अपन इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं एनिमल टिश्यू में जो सेल्स हैं बेटा, जो आप देख रहे हैं एनिमल टिश्यू में जो सेल्स हैं ये सिमिलर हैं, ठीक है, किस चीज में सिमिलर हैं, याद रखिए, ये सिमिलर हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। जब आप इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, तो ये मॉर्फोलॉजी में सिमिलर आपको मिलेंगे, मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर एक ही बात होती है, ठीक है, ये सेल्स स्ट्रक्चर में या मॉर्फोलॉजी में एक जैसे मिलेंगे। जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे इनको देखोगे तो सारे सेल्स स्ट्रक्चर में या मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होंगे, याद रखिए, ठीक है ना। दे आर सिमिलर इन फंक्शन, याद रखिए, ठीक है, ये सारे सेल्स जो हैं एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। सोचो कि ये सेल जो है फॉर एग्जांपल अगर डाइजेशन कर रहा है, ठीक है ना, तो ये सेल भी डाइजेशन कर रहा होगा, ये सेल भी डाइजेशन कर रहा होगा, इस तरह से, ठीक है ना। तो एनिमल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं बेटा, ठीक है ना, वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सारे सेल्स एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर ये सेल डिफ्यूजन में हेल्प कर रहे हैं तो ये सारे सेल ही डिफ्यूजन में हेल्प कर रहे होंगे, याद रखिए, ये सारे सेल्स ही डिफ्यूजन में हेल्प कर रहे होंगे, याद रखिए, ठीक है ना। एंड साथ में दे हैव अ कॉमन ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन का क्या पर्सपेक्टिव है ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो एक बार क्या करते हैं, एक बार डेफिनेशन को रिपीट कर लेता हूं मैं, ताकि सारा जो रहता है वो एकदम कॉन्सेंट्रेट हो जाए, ठीक है। देखो एनिमल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, अलोंग विद द इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस जो होते हैं वो दो सेल्स के बीच में भरा हुआ सब्सटेंस होता है। इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस को आप मैट्रिक्स भी कह सकते हो, याद रखिए, ठीक है ना। तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substance which perform a specific function is called as a animal tissue। अब ये जो सेल्स हैं किस किस में सिमिलर हैं मुझे बताइए। ये सेल्स स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो सबका स्ट्रक्चर एक जैसा दिखेगा, ठीक है ना। ये सेल्स बेटा फंक्शन में सिमिलर हैं, ये सारे सेल्स एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। और ये ओरिजिन में सिमिलर हैं। ओरिजिन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ओरिजिन का मतलब ये है बेटा, यहां पर शॉर्ट में बताऊंगा। ओरिजिन का मतलब है, ठीक है ना, ओरिजिन का मतलब है, ठीक है, कि फ्रॉम विच जर्म लेयर, ठीक है, फ्रॉम विच जर्म लेयर, ठीक है, फ्रॉम विच जर्म लेयर, ठीक है, जर्म लेयर, फ्रॉम विच जर्म लेयर द टिश्यू, ठीक है, द टिश्यू
और टिश्यू सेल्स ओरिजिनेट, ठीक है, टिश्यू सेल्स ओरिजिनेट, ठीक है, ओरिजिनेट। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये सारे सेल्स एक ही जर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। ये सारे सेल्स जो टिश्यू बना रहे हैं वो एक ही जर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं, या तो ये एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है, या ये सारे सेल्स जो हैं मीजोडर्म से ओरिजिनेट हो रहे हैं, या ये सारे सेल्स एंडोडर्म से ओरिजिनेट हो रहे हैं। किसी एक जर्म लेयर से ये सारे सेल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो एनिमल टिश्यू क्या है? एनिमल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है, इन बिटवीन, एंड दीज सेल्स विच मेक द एनिमल टिश्यू आर सिमिलर, ठीक है ना, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर मतलब यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, ठीक है ना। स्ट्रक्चर मतलब यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की। जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको मॉर्फोलॉजी या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सारे सेल्स का कॉमन नजर आएगा, ठीक है। फंक्शन मतलब ये सारे सेल्स एक ही कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते होंगे। जैसे अगर ये सेल डिफ्यूजन परफॉर्म कर रहा है, अगर ये सेल डिफ्यूजन में मदद कर रहा है, ठीक है, तो ये सेल भी डिफ्यूजन में मदद कर रहा होगा, ये सेल भी डिफ्यूजन में मदद कर रहा होगा। मतलब कि ये सारे सेल्स एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं कि एक सेल कुछ कर रहा हो, एक सेल कुछ कर रहा हो, ऐसा नहीं। ये सारे सेल्स जो टिश्यू बना रहे हैं दे परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ठीक है, एंड दे हैव अ कॉमन ओरिजिन। कॉमन ओरिजिन का मतलब ये है कि टिश्यू में जो सेल्स हैं, याद रखिए, यहां जो टिश्यू है बेटा, ठीक है, वो या तो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है, या पूरा टिश्यू मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है, या फिर पूरा टिश्यू एंडोडर्म से ओरिजिनेट होता है, याद रखिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है ना, याद रखिए, फॉर एग्जांपल जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जो है ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है, याद रखिए, ठीक है ना, ये मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है, याद रखिए, ठीक है ना। ओके यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के सारे सेल्स जो हैं, पूरा कनेक्टिव टिश्यू जो है ये कौन सी जर्म लेयर से बना है? मीजोडर्म से बना है। याद रखिए बेटा, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पहले 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, और इन तीनों जर्म लेयर से हमारी पूरी बॉडी, हमारे बॉडी के टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं, ठीक है ना। तो मैं इस चीज को लिख देता हूं कहीं पर, ठीक है, लेट मी राइट दिस, ठीक है, मैं एक बार इसे लिख देता हूं, ये देखिए, ठीक है। देखो बेटा, इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ठीक है, इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ठीक है, इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ठीक है। अब एम्ब्रियोनिक कंडीशन क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूं। बेसिक आइडिया तो पहली क्लास में आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है, देखो बेटा, एक स्पर्म जो होता है बेटा, ठीक है, एक स्पर्म जो होता है बेटा, ठीक है, वो एक ओवम को फर्टिलाइज करता है, याद रखिए। तो एक स्पर्म जो होता है बेटा वो एक ओवम को फर्टिलाइज करता है, ठीक है ना। तो स्पर्म जो जाकर जो है, ठीक है, स्पर्म जाकर जो है ओवम को फर्टिलाइज करता है, ठीक है। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है, याद रखिए, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो बनता है जाइगोट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो जो बनता है बेटा उसे कहते हैं जाइगोट, ठीक है, उसे कहते हैं अपन जाइगोट, ठीक है। अब ये जाइगोट जो सेल है बेटा ये डिवाइड करता है, याद रखिए, ठीक है, ये जाइगोट सेल डिवाइड करता है, ठीक है। ये जो जाइगोट सेल है ये डिवीजन जो करता है वो एक तरह से माइटोटिक डिवीजन ही होती है, ठीक है। कंप्लीटली माइटोसिस तो नहीं होता 100%, बट माइटोसिस जैसी ही डिवीजन होती है, ठीक है ना, माइटोटिक लाइक डिवीजन, ठीक है ना, माइटोटिक लाइक डिवीजन, ठीक है, माइटोटिक लाइक डिवीजन, ठीक है। तो जो जाइगोट है वो डिवाइड करता है और बेटा एम्ब्रियो बनने लगता है, याद रखिए, ये एम्ब्रियो बन गया, ये देखिए, ये एम्ब्रियो बन जाता है ऐसे करके, है ना। जाइगोट डिवाइड करेगा, ठीक है, जाइगोट एक सेल है, फिर 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 सेल बनेंगे, 4 से 8 सेल बनेंगे, तो ये एम्ब्रियो बन गया, ये देखिए, इसे अपन एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिटेल में पढ़ाऊंगा, याद रखिए। अब ये एम्ब्रियो जो है बेटा, इसके जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, एम्ब्रियो में जो बेटा आपको ये सेल्स दिख रहे हैं ये अपने आप को 3 जर्म लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, याद रखिए, ठीक है ना, ये अपने आप को
3 जर्म लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। ये अपने आप को बेटा 3 जर्म लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ऐसे करके देखिए, ठीक है। ये अपने आप को 3 जर्म लेयर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके, है ना। ओके, ये देखिए ऐसे, ओके, ये देखिए ऐसे करके, यूं, एक सेकेंड, अरेंज कर दें एक बार। ऐसे करके, ठीक है। अब एक बार मैं इसमें जो है कलर भर दूं, ठीक है। तो ये बाहरी लेयर, ठीक है, फिर ये बीच वाली लेयर, ठीक है, और इसमें हम ग्रीन कलर ले लेते हैं, ये अंदरूनी लेयर, ठीक है ना। तो ये 3 जर्म लेयर्स बन जाती हैं, याद रखिए, ठीक है ना। बाहरी लेयर कहलाती है एक्टोडर्म। राम सर ये तीनों कलर दिख रहे हैं? हाँ। बीच वाली लेयर कहलाती है, दिख रहे हैं कलर, दिख रहे हैं, विजिबल है, ठीक है। बीच वाली लेयर कहलाती है मीजोडर्म, ठीक है। और जो अंदरूनी लेयर है, ठीक है बेटा, जो अंदरूनी लेयर है ग्रीन कलर की, वो एंडोडर्म कहलाती है, ठीक है, वो एंडोडर्म कहलाती है। अब इन्हीं 3 जर्म लेयर से बेटा हमारे बॉडी के, याद रखिए, दीज 3 जर्म लेयर्स, ठीक है, दीज 3 जर्म लेयर्स, ठीक है, दीज 3 जर्म लेयर्स, ठीक है, विल फॉर्म, ठीक है, विल फॉर्म ऑल टिश्यूज, विल फॉर्म ऑल टिश्यूज, organ and organ systems of our body, ठीक है, and organ systems of our body, ठीक है, of our body। हमारी जो पूरी बॉडी है बेटा इन्हीं 3 जर्म लेयर्स से बनती है, याद रखिए। तो हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज होते हैं वो भी इन्हीं 3 जर्म लेयर्स से बनते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले पेज पर बताया कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो मीजोडर्म से बनता है, ठीक है ना। जो नर्वस टिश्यू होता है वो किससे बनता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जो आपका नर्वस टिश्यू है, याद रखिए, जो आपका नर्वस टिश्यू है, ठीक है, जो आपका नर्वस टिश्यू है वो एक्टोडर्म से बनता है, ठीक है ना, याद रखिए, वो एक्टोडर्म से बनता है, ठीक है ना बेटा। जो आपका मस्कुलर टिश्यू है, याद रखिए, जो आपका मस्कुलर टिश्यू है वो पूरा का पूरा जो है बेटा मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है, याद रखिए, वो पूरा का पूरा मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है, ठीक है ना। तो इस पे मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, नर्वस टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म, मस्कुलर टिश्यू ओरिजिनेट फ्रॉम मीजोडर्म, याद रखिए, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा हम टिश्यू की एक बार डेफिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। टिश्यू क्या है, एनिमल टिश्यू क्या है, एनिमल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल का ग्रुप है, याद रखिए, एंड प्लस द इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस। 2 सेल्स के बीच में बेटा, ठीक है, 2 सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस भरा होता है उसको इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस कहते हैं। इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस को आप मैट्रिक्स भी कह सकते हो सिंपल शब्दों में, ठीक है ना। बात समझ में आया। तो ये एक टिश्यू है, ठीक है, और टिश्यू में जो सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, टिश्यू में जो सेल्स पाए जाते हैं दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में सारे सेल्स सिमिलर दिखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है ना। दे आर सिमिलर इन फंक्शन, ये सारे सेल्स जो हैं दे विल ऑल परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, ठीक है ना। अगर एक सेल जो है रेस्पिरेशन में काम आता है तो दूसरा सेल भी रेस्पिरेशन में ही काम आएगा, याद रखिए, ठीक है ना। एंड
हैव सिमिलर ओरिजिन। सिमिलर ओरिजिन का मतलब एक टिश्यू के सारे सेल्स, ठीक है, एक टिश्यू के सारे सेल्स एक जर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं, याद रखिए। ये सारे सेल्स या तो एक्टोडर्म से बनेंगे, ये सारे सेल्स या तो मीजोडर्म से ओरिजिनेट होंगे, या ये सारे सेल्स बेटा एंडोडर्म से ओरिजिनेट होंगे, याद रखिए, ठीक है ना। डिपेंडिंग कि टिश्यू कौन सा है। जैसे कनेक्टिव टिश्यू के सारे सेल्स जो हैं, कनेक्टिव टिश्यू जो है किससे ओरिजिनेट होता है, मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है, ठीक है ना। फिर मैंने आपको अगले पेज पर यह भी बताया कि ये मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म क्या होती है, ये जर्म लेयर्स होती हैं बेटा, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, याद रखिए। पहले स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड करता है, ठीक है ना, तो एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के सेल्स अपने आप को 3 लेयर्स में लगा देते हैं, ठीक है ना। इन्हें जर्म लेयर्स कहा जाता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। और ये जो 3 लेयर्स हैं बेटा, याद रखिए, ये ही बेटा टिश्यू फॉर्म करती है, ऑर्गन फॉर्म करती है और ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करती है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। इन तीनों लेयर्स से ही हमारे सारी बॉडी का ओरिजिन होता है, याद रखिए। हमारी बॉडी में सारे टिश्यूज इन्हीं 3 जर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। जैसे नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है, मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है, याद रखिए। तो ये बेटा टिश्यू की डेफिनेशन हो गई, जो एज इट इज आपको याद करनी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी से ये लाइनें ले रखी है, ये कोई मैं खुद लिख के नहीं लाया, ये एनसीईआरटी लाइंस हैं, याद रखिए कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलर किस पर्सपेक्टिव में, सिमिलर पर्सपेक्टिव किस पर्सपेक्टिव में सिमिलर हैं, स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं, फंक्शन में सिमिलर हैं और ओरिजिन में सिमिलर हैं, याद रखिए। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है, विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। एक टिश्यू बेटा एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, ये एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन है, ठीक है। दीज सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन, ठीक है। एनिमल टिश्यू में जो सेल्स होंगे दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन, याद रखिए, ठीक है। तो ये बेटा एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन है जो बेटा एनसीईआरटी ने दे रखी है। मैंने एनसीईआरटी की लाइन ही आपको एक्सप्लेन करी है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब इसमें ना, ठीक है, मैंने आपको जगह जगह इंपॉर्टेंट चीजें लिखकर आपको बता दिया है, ठीक है ना। आपको मैंने पूरा जो है सारा ब्यौरा दिया है इसमें, ठीक है। आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है, चाहें तो प्लीज आप इसे उतार लीजिए, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं और एनसीईआरटी की लाइनें आएंगी, एनिमल टिश्यू आगे बढ़ेगा, कितने टाइप के एनिमल टिश्यू होते हैं ये देखेंगे, ठीक है बेटा। चलिए चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए बच्चों। वेटिंग फॉर यू, प्लीज इसे लिख लीजिए। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं उनको टिश्यू कहते हैं, एंड दीज सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। अब बेटा देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी बात समझिएगा, ठीक है, मेरी बात समझिएगा कि बेटा ये जो डेफिनेशन अपन ने बताई है, ठीक है ना, ये जो डेफिनेशन अपन ने बताई है ये आइडियलिस्टिक डेफिनेशन है, ठीक है ना। पर दुनिया में बेटा कोई भी चीज आइडियल नहीं होती, याद रखिए, कुछ ना कुछ वेरिएशन होता ही रहता है, ठीक है। तो ये आइडियल डेफिनेशन है, ठीक है ना। और जो 4 टिश्यूज मैं आपको पढ़ाऊंगा ये किसी ना किसी एस्पेक्ट में थोड़ा थोड़ा वेरी करते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि कोई टिश्यू बेटा 100% इस डेफिनेशन को फॉलो करे, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि जो 4 टिश्यू हैं बेटा वो करेक्टली इस डेफिनेशन को 100% फॉलो करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। डेविएशन भी आ सकता है। ये तो एनिमल टिश्यू की सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, याद रखिए। जो हमारे एनिमल टिश्यूज हैं बेटा, हो सकता है वो डेविएट भी करें इस डेफिनेशन से, तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। ये आइडियल है, ये आइडियल डेफिनेशन है जो क्लास में पढ़ाई जाती है, याद रखिए, ठीक है ना। बट ऑब्वियसली जो 4 प्रकार के एनिमल टिश्यूज होते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा, हो सकता है कि उनमें कोई चीज वेरी भी कर जाए, ठीक है ना। तो हम पहले एक डेफिनेशन दे देते हैं प्रोसेस की, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ना हर टिश्यू जो है उस डेफिनेशन के ऊपर सेट ही सेट हो, ठीक है ना। हो सकता है कि किसी टिश्यू में कोई फर्क हो, किसी टिश्यू में कोई फर्क हो, तो वो फर्क भी मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगा, ठीक है ना।
ओके चलिए, तो दिस इज एन आइडियल डेफिनेशन, ओके राइट, एंड इट डज नॉट मीन कि ये डेफिनेशन सब टिश्यूज पर पूरी लागू होगी, ठीक है ना, कुछ वेरिएशन हो सकता है, याद रखिए, ठीक है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आइडियल डेफिनेशन आपको याद करनी है, यू हैव टू लर्न दिस द आइडियल डेफिनेशन, ठीक है, एंड देन व्हाट इज द वेरिएशन आई विल टेल यू इन फ्यूचर कि अलग अलग टिश्यू में क्या क्या वेरिएशन है, ठीक है ना। चलिए तो आइए अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ये फिल इन दी ब्लैंक्स अपन भरेंगे, ठीक है, और फिर एपिथेलियल टिश्यू चालू करेंगे, ठीक है। आइए, बेस्ड ऑन द, ठीक है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड फंक्शन, ठीक है, एंड फंक्शन, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सेल्स, ठीक है, द टिश्यूज आर डिफरेंट एंड कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार के टिश्यू कौन से होते हैं, ठीक है ना। इसमें बेटा जो पहला टिश्यू होता है इसे अपन एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, ठीक है ना। तो एनिमल टिश्यू में पहला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा टिश्यू जो होता है बेटा इसे अपन कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है। तीसरा टिश्यू जो होता है बेटा इसे अपन मस्कुलर टिश्यू कहते हैं, और जो चौथा टिश्यू होता है इसे अपन न्यूरल टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अब ये लाइन क्या थी, ये लाइन तो मेरे को समझ में ही नहीं आई, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, हमारे पल्ले ही नहीं पड़ी, पल्ले पड़ेगी, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। लिखा है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द सेल्स, ठीक है। देखो बेटा, आओ मैं आपको ये लाइन समझाता हूं, ठीक है। जैसे बेटा क्या होता है, हर सेल का, ठीक है ना, हर सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, और स्ट्रक्चर अलग अलग होने की वजह से वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा ये न्यूरॉन है लंबा सा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, ठीक है, ये न्यूरॉन है, देखिएगा, ठीक है, ये न्यूरॉन है, ये देखिए, ठीक है, ये न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो ये न्यूरॉन है, लंबा सा सेल है, ठीक है, लंबा सा सेल है, आप ये देखिए, ये न्यूरॉन है, ठीक है, दिस इज अ न्यूरॉन, वेरी वेरी लॉन्ग सेल, एक लंबा सा सेल है बेटा ये, ठीक है ना। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है इंफॉर्मेशन का कंडक्शन, ठीक है, नर्व इंपल्स का कंडक्शन, ठीक है। ये न्यूरॉन आपस में जुड़े रहते हैं और इंफॉर्मेशन ब्रेन से मेरे हाथों तक आ रही है, मेरे हाथ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मैं लिख पा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये लंबे लंबे सेल्स जो हैं बेटा, ठीक है, इन पे इंफॉर्मेशन भागती है, याद रखिए। ये लंबे लंबे सेल्स जो हैं, ये जो स्ट्रक्चर है सेल का आप देखिए, ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन को भागने में हेल्प करवाता है, ठीक है ना। ये सेल का स्ट्रक्चर ही ऐसा है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन नर्व इंपल्स इसके ऊपर भाग सके और एक नेटवर्क बन जाता है, एक न्यूरॉन दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है ना। ओके, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है ना। जैसे ये एक न्यूरॉन है, ये देखिए, ये एक न्यूरॉन है, ये बेटा दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है ऐसे करके, ठीक है। ये दूसरा न्यूरॉन है बेटा, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये तीसरे न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ है, ये देखिए, ठीक है ना। और इंफॉर्मेशन इस तरह करके ब्रेन से बेटा ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे स्केलेटल मसल तक पहुंच जाती है, ठीक है ना। और इस वजह से बेटा जो हमारा स्केलेटल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, याद रखिए, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। और हम लिख पाते हैं, हम बोल पाते हैं, हाथ उठा पाते हैं, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है इसी की वजह से तो इसका फंक्शन आ रहा है, ठीक है ना। ये जो लंबा सा जो न्यूरॉन है ये एक तरह से नहीं लग रहा है तार जैसा है। अब तार किस काम आती है बताओ, तार किस काम आती है, तार काम आती है भाई पावर हाउस से बिजली हमारे घर में लाने में, ठीक है ना, ताकि हमारे घर में बिजली आ सके, ठीक है। तो जहां पर आपको इंफॉर्मेशन सेंड करनी होगी, करंट सेंड करना होगा, ठीक है ना, या न्यूरल इंपल्स सेंड करना होगा, ठीक है, तो वहां पर आपको एक ऐसा सेल चाहिए होगा तो जो थोड़ा सा लंबा हो, याद रखिए, ठीक है ना। तो हर सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और इसलिए हर सेल का फंक्शन अलग अलग होता है, याद रखिए। और इस आधार पे बेटा अलग अलग प्रकार के टिश्यू होते हैं, याद रखिए, ठीक है। ये टिश्यू अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। जैसे अब न्यूरॉन आपने देख लिया, वहीं पर ही बेटा अगर आप देखें तो ये जो सेल है, ठीक है, लंबा सा सिलेंड्रिकल सा, ये देखिए, ठीक है, ये जो सेल है लंबा सा, हम एनसीईआरटी की लाइन समझ रहे हैं बेटा, ठीक है, ये जो सेल है लंबा सा सिलेंड्रिकल सा, ठीक है ना, ये स्केलेटल मसल सेल है, याद रखिए, ठीक है, ये स्केलेटल मसल सेल है, ठीक है, ये स्केलेटल मसल सेल है, ठीक है। अब ये इतना लंबा क्यों है,
ठीक है। अब ये इतना लंबा सिलेंड्रिकल सेल क्यों है? ताकि अपन इसके अंदर रिक्वायर्ड प्रोटीन्स भर पाए बेटा, ठीक है ना, रिक्वायर्ड प्रोटीन्स इसके अंदर भर पाए, ठीक है ना। ये प्रोटीन्स जो हैं ये इस सेल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, याद रखिए, ये जो प्रोटीन्स हैं ये इस सेल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। ये सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, ठीक है ना। हमारी मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती हैं, ठीक है ना। तो इस सेल का जो स्ट्रक्चर है आप देखिए, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए कितना पर्याप्त है, देखिए, ठीक है ना। इसके अंदर सारे प्रोटीन अपन भर देते हैं इस सेल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में काम आते हैं। जैसे इसमें आप एक्टिन प्रोटीन भर देते हो, ठीक है ना, इसमें आप मायोसिन प्रोटीन भर देते हो तरीके से, ठीक है ना, ताकि ये सेल जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके। उसी तरीके से बेटा दुनिया में हर सेल अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं, स्ट्रक्चर अलग है इसलिए बेटा वो फंक्शन भी अलग अलग परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है ना। यहां पर बेटा एक सेल है स्क्वामस एपिथेलियल सेल। जो स्क्वामस एपिथेलियल सेल है, ठीक है ना, जो स्क्वामस एपिथेलियल सेल है बेटा, ठीक है, ये देखो कैसा है। स्क्वामस एपिथेलियल सेल जो है ये एकदम फ्लैट है, देखिए एकदम फ्लैट है, ठीक है ना। इसीलिए बेटा इसमें से गैसेस डिफ्यूज हो सकती हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसमें से गैसेस डिफ्यूज हो सकती हैं, याद रखिए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सेल्स, ठीक है। स्ट्रक्चर अलग अलग है इसलिए फंक्शन भी सेल अलग परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सेल्स द टिश्यूज आर डिफरेंट एंड कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स, ठीक है ना। ये एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू है, ठीक है ना। ये 4 प्रकार के टिश्यू क्यों बना दिए? क्योंकि बेटा ये जो 4 प्रकार के टिश्यू हैं इनमें अलग अलग सेल हैं, ठीक है, इन सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग है, ठीक है, और इसीलिए ये फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। ओके, जैसे न्यूरल टिश्यू जो है बेटा ये न्यूरॉन्स का बना हुआ है, इंफॉर्मेशन ब्रेन से मसल्स के पास भेजता है, ठीक है ना। न्यूरल टिश्यू जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, देखना, सुनना, हाथ हिलाना, ये सब न्यूरल टिश्यू करवाता है, ठीक है ना। वहीं पर ही मस्कुलर टिश्यू है बेटा, किसी चीज़ को उठाना, ठीक है ना, हाथ यूं करना, बोतल उठाना, चलना, दौड़ना, ठीक है ना, ये इसमें काम आता है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बेटा कनेक्ट करता है, जैसे लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है, टेंडन मसल से बोन को कनेक्ट करता है, ठीक है। ब्लड जो है बेटा पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, सारे बॉडी पार्ट्स को आपस में जोड़ता है एक तरीके से, ठीक है। और जो एपिथेलियल टिश्यू है बेटा वो सरफेस पर प्रेजेंट होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। एपिथेलियल टिश्यू बेटा अलग अलग कार्य करता है, जैसे डिफ्यूजन में हेल्प करता है, गैसेस के डिफ्यूजन में। एपिथेलियल टिश्यू जो है बेटा ये सारा मैं लिखवाऊंगा, जब अलग अलग टिश्यू अपन पढ़ेंगे तो सारी डिटेल में लिखवाऊंगा, अभी तो बस मैं आपको समझा रहा हूं, याद रखिए। एपिथेलियल टिश्यू जो है बेटा ऑर्गन्स के अंदर लाइनिंग बनाता है, ठीक है ना बेटा। एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड्स बनाता है, सारी ग्लैंड्स हमारे बॉडी की एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, याद रखिए। तो इस तरीके से ये 4 टिश्यू कैसे आ गए, आपको ये दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, क्योंकि इन चारों टिश्यूज में बेटा सेल्स अलग अलग हैं, याद रखिए। एंड दीज सेल्स जो हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल हैं उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग है तो फंक्शन भी अलग है, ठीक है ना। वहीं पर ही एपिथेलियल टिश्यू के कंपैरिजन में कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स हैं बेटा उनका स्ट्रक्चर अलग है इसलिए उनका फंक्शन अलग है, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू में जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर ऊपर वाले 2 से अलग है, याद रखिए, इसलिए मस्कुलर टिश्यू एक अलग सा फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। और वहीं पर ही बेटा न्यूरल टिश्यू में जो सेल स्ट्रक्चर है वो ऊपर 3 से बिल्कुल अलग है, इसलिए न्यूरल टिश्यू जो है एक अलग से फंक्शन परफॉर्म करता है। इसलिए बेटा हमारे पास 4 प्रकार के टिश्यू आते हैं, ठीक है ना। ये 4 प्रकार के टिश्यूज में सेल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, सेल्स का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है। जब सेल्स का स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाता है तो सेल का फंक्शन भी अलग अलग हो जाता है, याद रखिए, ठीक है ना। इसलिए हमारे पास ये 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। एनसीईआरटी ने ये लाइन ऐसे ही नहीं लिख रखी, ये एनसीईआरटी लाइन है बेटा, ठीक है, ये एनसीईआरटी लाइन्स हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ये एनसीईआरटी लाइन्स है जो मैं आपको समझा रहा हूं कि बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर and function performed by the cells, the tissue are different and categorized into 4 types, ठीक है ना। आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी कि बेटा जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में जो 4 टिश्यू बना रहे हैं,
इन सेल्स का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ऑब्वियसली जब स्ट्रक्चर अलग होता है तो फंक्शन भी ये सेल्स अलग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब आपके पास 4 टिश्यूज बन गए जो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास 4 टिश्यू बने, ठीक है ना। इसके सेल्स अलग स्ट्रक्चर के हैं इसलिए फंक्शन ये अलग परफॉर्म करता है, इसके सेल्स अलग स्ट्रक्चर के हैं तो ये एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। और इसके सेल्स अलग स्ट्रक्चर के हैं इसलिए बेटा ये अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। मैं ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और इसके सेल्स जो है न्यूरॉन्स वो बिल्कुल ही अलग हैं, ठीक है ना, किसी से मेल नहीं खाते इसलिए न्यूरल टिश्यू एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास 4 टिश्यूज आ गए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। आगे ये कहती है ऑर्गन सच एज, ठीक है, लंग्स, ठीक है, ऑर्गन सच एज लंग्स, ठीक है, किडनी, लंग्स, किडनी, ठीक है, हार्ट, ठीक है, हार्ट, ठीक है, लंग्स, किडनी, हार्ट, स्टमक, ठीक है, ओके, कंप्राइज स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न ऑफ ऑल बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब, इस लाइन का मतलब बेटा ये हुआ कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स हैं, किडनी हैं, या आप हार्ट ले लीजिए, ठीक है ना, ये चारों टिश्यूज से मिलकर बने हैं, याद रखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टमक ले लो, ठीक है ना, हमारा स्टमक ले लो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, हमारा स्टमक ले लीजिए आप, ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है, हमारा आप स्टमक ले लीजिए, ठीक है। तो जो स्टमक है बेटा, अगर मैं स्टमक की बात करूं, स्टमक एक ऑर्गन है, ठीक है ना। इस स्टमक रूपी ऑर्गन के अंदर बेटा, ठीक है, चारों प्रकार के टिश्यूज होते हैं। ये जो स्टमक रूपी ऑर्गन है ये चारों टिश्यूज का बनता है, ठीक है ना। स्टमक के अंदर कुछ पार्ट बेटा एपिथेलियल टिश्यू का होता है, याद रखिए, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का होता है, याद रखिए। कुछ पार्ट इसमें स्टमक में कनेक्टिव टिश्यू का होता है, ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू का होता है, याद रखिए, ठीक है ना। इवन बेटा कुछ पार्ट मस्कुलर टिश्यू का होता है, स्टमक में स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है, याद रखिए, ठीक है ना। और स्टमक में नर्वस टिश्यू भी प्रेजेंट होता है बेटा, न्यूरॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, याद रखिए, ठीक है ना, ताकि स्टमक में पेरिस्टाल्सिस हो सके, ठीक है ना। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है ये आगे आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर एनसीईआरटी ये कहती है कि ऑर्गन सच एज लंग्स, किडनी, हार्ट, स्टमक, आप और भी कोई ऑर्गन ले सकते थे, कंप्राइज स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न ऑफ ऑल बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है ना। मतलब बेटा अपन कोई भी एक अगर ऑर्गन कंसीडर कर लें, कोई भी एक कंसीडर कर लो, लंग्स कंसीडर कर लो या आप किडनी कंसीडर कर लो, तो ये जो ऑर्गन है बेटा, ठीक है, कोई भी एक ऑर्गन, स्टमक कंसीडर कर लो, इसमें चारों प्रकार के टिश्यूज होते हैं, याद रखिए। कोई भी ऑर्गन जो होता है बेटा ये चारों प्रकार के टिश्यूज से बनता है। हाँ, इसमें याद रखिएगा प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकता है। जैसे स्टमक में हो सकता है मस्कुलर टिश्यू ज्यादा हो, ठीक है ना, वहीं पर ही लंग्स में हो सकता है एपिथेलियल टिश्यू ज्यादा हो, ठीक है ना, ओके। या फिर हार्ट में हो सकता है, हार्ट में हो सकता है मस्कुलर टिश्यू ज्यादा हो, ठीक है ना। तो किसी ऑर्गन में प्रपोर्शन अलग होगा, एपिथेलियल टिश्यू 20%, कनेक्टिव टिश्यू 30%, मस्कुलर टिश्यू 30%, न्यूरल टिश्यू 20%, ठीक है। किसी ऑर्गन में जो प्रपोर्शन है वो 20-30 का होगा, किसी ऑर्गन में प्रपोर्शन जो है चारों टिश्यूज का 10-10 70-10 का होगा, ठीक है ना। किसी ऑर्गन में जो प्रपोर्शन है बेटा चारों टिश्यूज का वो 50-40-10 ऐसे करके कुछ होगा। मतलब कहने का मतलब है जो हमारे ऑर्गन्स हैं, याद रखिए, ये बनते किसके हैं? ये 4 बेसिक टिश्यूज के ही बनते हैं जो मैंने ऊपर लिखे हैं। और ये जो 4 बेसिक टिश्यूज हैं बेटा ये अलग अलग प्रपोर्शन में इन ऑर्गन्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग प्रपोर्शन में। तो यहां पर अपन ने लिखा है ऑर्गन सच एज लंग्स, किडनी, हार्ट, स्टमक कंप्राइज स्पेसिफिक प्रपोर्शन, ठीक है, कंप्राइज स्पेसिफिक प्रपोर्शन, ठीक है, एंड पैटर्न, ठीक है, ऑफ ऑल बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी आप ऑर्गन लोगे तो उस ऑर्गन के अंदर ये 4 टिश्यूज ही मौजूद होंगे, ये 4 टिश्यूज ही मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, याद रखिए। पर इन चारों टिश्यूज का प्रपोर्शन अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। स्टमक में हो सकता है मस्कुलर टिश्यू ज्यादा हो, ठीक है ना, लंग्स में एपिथेलियल टिश्यू ज्यादा हो सकता है, प्रपोर्शन अलग अलग हो सकता है। पर यह कहना चाह रहा है कि कोई भी ऑर्गन, आपकी बॉडी में जो ऑर्गन होता है वो 4 बेसिक टिश्यूज का ही बना होता है, बट द प्रपोर्शन में वेरी, ठीक है ना, ओके। इसके बाद अगला, when 2 or more organs perform a common function, ठीक है ना, by their
फिजिकल, ठीक है, बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंट्रैक्शन, ठीक है, बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंट्रैक्शन दे टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अगेन ये एनसीईआरटी की लाइन है। एनसीईआरटी का जब चैप्टर आप खोलोगे तो ये बेसिक लाइंस दे रखी है। बिफोर स्टार्टिंग एपिथेलियल टिश्यू ये लाइंस दे रखी है। अपन को एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करने से पहले इन लाइंस का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये कह रहा है व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ठीक है ना। ओके अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ठीक है ना, यहां पर देखिएगा, मैं लाइन खींच लेता हूं, समझाता भी जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ओके बाकी अभी एपिथेलियल टिश्यू चालू होगा, ठीक है। देखिए अब जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहां पर एक स्टमक हो गया, ठीक है आपका, ठीक है, एक स्टमक हो गया, ठीक है। ओके यहां पर पास में जो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ठीक है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। ओके बेटा, ओके बात समझ में आई, ठीक है। यहां पर आपका लिवर हो गया, ठीक है, यहां पर आपका लिवर हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका पेंक्रियास, ठीक है, ये हो गया आपका पेंक्रियास, ठीक है। अब ये जो है, ये जो ऑर्गन्स हैं बेटा, ये फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं। फिजिकली इंटरेक्ट कैसे करते हैं? स्टमक जो है फिजिकली स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ओके लिवर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, याद रखिए डक्ट के माध्यम से। पेंक्रियास भी स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है डक्ट के माध्यम से। तो ये क्या है? ये एक फिजिकल इंटरेक्शन है, ठीक है ना। ये एक फिजिकल इंटरेक्शन है जो आप देख रहे हो, ठीक है ना। ये एक फिजिकल इंटरेक्शन है जो आप देख रहे हो। एनसीईआरटी इस फिजिकल इंटरेक्शन की बात कर रही है। व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स हैव अ फिजिकल इंटरेक्शन, ठीक है ना, एंड दे आर परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, ठीक है। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ये ऑर्गन्स सारे मिलकर डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सा? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है ना। इस ऑर्गन सिस्टम को अपन क्या कहते हैं? इस ऑर्गन सिस्टम को अपन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, याद रखिए। इस ऑर्गन सिस्टम को अपन डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, याद रखिए। वापस से मैं बताता हूं आपको, देखिएगा, ठीक है ना। ओके व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ठीक है। व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, टू और मोर, ठीक है। यहां पर कितने ले लिए? 4, टू और मोर, ठीक है ना, ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ठीक है। कॉमन फंक्शन कौन सा है? कॉमन फंक्शन कौन सा है? ये चारों ऑर्गन्स कौन सा कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। ओके व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, ठीक है। अब ये फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है, हाँ बिल्कुल, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर में कनेक्शन होता है बाइल डक्ट की हेल्प से। पेंक्रियाटिक डक्ट जो है वो पेंक्रियास को स्मॉल इंटेस्टाइन से जोड़ती है, ठीक है ना। तो ये फिजिकल इंटरेक्शन आपको दिख रहा है, ये फिजिकली आपस में लिंक्ड हैं ये सारे ऑर्गन्स, याद रखिए, ठीक है ना। तो इधर देखिए, ठीक है ना, व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन दे टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। हम यहां पर कौन से ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं? हम यहां पर बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है ना। हम यहां पर बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब फिजिकल इंटरेक्शन तो आपने देख लिया, क्या केमिकल इंटरेक्शन भी होता है? बिल्कुल होता है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि बेटा केमिकल इंटरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। केमिकल इंटरेक्शन कहां हो सकता है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। ये एक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, जिसे बेटा अपन कहते हैं GnRH, ठीक है ना। GnRH शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है ना। GnRH क्या है? GnRH एक हार्मोन है, ठीक है। GnRH एक हार्मोन है, ठीक है। GnRH एक हार्मोन है, ठीक है। ये GnRH किस पर एक्ट करता है? ये GnRH एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, ठीक है। ये किस पर एक्ट करता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। तब जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या बनाती है? एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स बनाती है। तब जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स बनाती है। कौन से? ठीक है, तब जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स बनाती है। कौन से? FSH एंड LH, ठीक है। अब
ये FSH और LH किस पर एक्ट करते हैं बेटा, ठीक है, ये FSH और LH दो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है ना, ये दो हॉर्मोन्स हैं, अगेन ये दो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, ये किस पर एक्ट करते हैं, FSH और LH किस पर अपना असर दिखाते हैं, ये असर दिखाते हैं ओवरी के ऊपर, ठीक है ना, ये असर दिखाते हैं ओवरी के ऊपर, ठीक है ना, ओवरी के ऊपर असर दिखाते हैं। तो आप ये देखिए यहां क्या दिख रहा है, यहां केमिकल इंटरेक्शन दिख रहा है, हॉर्मोन्स की हेल्प से इंटरेक्शन दिख रहा है। हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन की हेल्प से एंटीरियर पिट्यूटरी से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है FSH और LH हार्मोन्स की हेल्प से, ये दोनों हार्मोन्स हैं, ठीक है, ओवरी से इंटरेक्ट कर रही है और ओवरी फिर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है ना, तभी ओवरी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो ये किस तरह का इंटरेक्शन है बेटा, ठीक है, ये किस तरह का इंटरेक्शन है, यहां पर ये हम केमिकल इंटरेक्शन देख रहे हैं, ठीक है ना, यहां पर हम केमिकल इंटरेक्शन देख रहे हैं हार्मोन्स की हेल्प से, याद रखिए, ठीक है ना। और यहां पर कौन सा सिस्टम बन रहा है, हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन है, एंटीरियर पिट्यूटरी एक ऑर्गन है, ठीक है, ओवरी एक ऑर्गन है, ठीक है ना बेटा। तो यहां पर अपन कौन सा सिस्टम बना रहे हैं, यहां पर जो सिस्टम बन रहा है कौन सा ऑर्गन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम बन रहा है, ठीक है, यहां पर एंडोक्राइन सिस्टम बन रहा है, ठीक है ना। ये एंडोक्राइन सिस्टम में मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना, याद रखिए, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन हो गया, ठीक है बेटा, ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी एक ऑर्गन हो गया, ठीक है बेटा, ओवरी एक ऑर्गन हो गया आपकी बॉडी में, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो यहां पर आप ऑर्गन्स के बीच में केमिकल इंटरेक्शन देख रहे हो हार्मोन्स की हेल्प से। तो इसीलिए बेटा यहां लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, ठीक है, व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ठीक है, when two or more organs perform a common function by their physical and chemical interaction, ठीक है, they together form a organ system, ठीक है ना। अब यहां पर बेटा ये जो हम बात कर रहे हैं इस सारी लीला की, ठीक है, ये किस काम आती है, कॉमन फंक्शन क्या है, ये पूरी एक्सिस किस फंक्शन को परफॉर्म करती है, क्या कॉमन फंक्शन है बता सकते हो। यहां जो बेटा ये कॉमन फंक्शन आपको दिख रहा है, ये जो कॉमन फंक्शन है इस पूरे सिस्टम का, वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर किस काम में आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन में काम आ रहे हैं, ठीक है ना बेटा, ये कॉमन फंक्शन हो गया, ठीक है ना। तो व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स, ठीक है ना, समझिएगा, ठीक है, इसको मैं लिखने के लिए भी टाइम दूंगा, एनसीईआरटी की हर लाइन कॉम्प्लिकेटेड है यार, समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ठीक है ना, ओके, यहां पर हाइपोथैलेमस, यहां पर एंटीरियर पिट्यूटरी और ओवरी सब मिलकर रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, याद रखिए, ठीक है ना। परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन भी हो सकता है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा, केमिकल इंटरेक्शन भी हो सकता है जैसे एंडोक्राइन सिस्टम में देखा, ठीक है ना, ओके। दे टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, एंडोक्राइन सिस्टम बनता है, और भी कई सिस्टम बनते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो आइए एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर बोल ये रहा है कि सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है, 4 अलग अलग सेल हैं, ये स्ट्रक्चर में अलग हैं, इसलिए ये अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए 4 प्रकार के टिश्यू हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, ओके। दूसरी लाइन, ठीक है, लंग्स, किडनी, हार्ट, स्टमक, इन सभी ऑर्गन्स के अंदर ये 4 प्रकार के टिश्यू ही होते हैं, याद रखिए। पर इन चारों प्रकार के टिश्यूज का प्रपोर्शन अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। किसी ऑर्गन में एपिथेलियल टिश्यू ज्यादा हो सकता है, किसी ऑर्गन में बेटा कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा हो सकता है, किसी में मस्कुलर टिश्यू ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रपोर्शन अलग अलग हो सकता है, पर हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो इन्हीं 4 प्रकार के टिश्यूज से मिलकर बने हैं, ठीक है ना। आपको मैं ये बाद में भी बताऊंगा कि जो ऑर्गन्स होते हैं बेटा वो टिश्यूज से बनते हैं, ठीक है ना बेटा, ओके, ये वाली बात है, ठीक है ना। तो ये 4 प्रकार के टिश्यूज जो हैं ये ही इन ऑर्गन्स को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑर्गन्स सच एज लंग्स, किडनी, हार्ट, स्टमक कंप्राइज स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न ऑफ ऑल बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है। यही 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो हैं बेटा यही मिलकर इन ऑर्गन्स की रचना कर रहे हैं, याद रखिए। पर इन चारों का जो प्रपोर्शन है वो सभी ऑर्गन्स में अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स, जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ठीक है ना, बाय देयर
फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन दे टुगेदर फॉर्म ए ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइंस थी। ठीक है ना, ओके देखो यहां पर मैंने सिखाया व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स, ठीक है, परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये कॉमन फंक्शन है। ठीक है, बाय देयर फिजिकल इंटरेक्शन, यहां पर फिजिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, फिजिकली जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। ऑर्गन सिस्टम का क्या नाम है, यहां पर ऑर्गन सिस्टम का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना, ओके फिर when two or more organs, hypothalamus, anterior pituitary, ovary, ठीक है ना, ओके when two or more organs, ठीक है, परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, कौन सा फंक्शन है कॉमन फंक्शन, रिप्रोडक्शन का, याद रखिए। और यहां पर एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स आर इंटरेक्टिंग केमिकली, यहां पर केमिकल इंटरेक्शन है हार्मोन्स की हेल्प से, याद रखिए। ठीक है, तो यहां पर भी एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। ऑर्गन सिस्टम को अपन क्या कहते हैं, यहां पर ऑर्गन सिस्टम को कहते हैं बेटा एंडोक्राइन सिस्टम, याद रखिए। ठीक है ना, ओके तो ये देखिएगा आप, है ना, ये देखिएगा व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन है रिप्रोडक्शन का, बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, यहां पर केमिकल इंटरेक्शन हो रहा था हार्मोन्स की हेल्प से, दे टुगेदर फॉर्म ए ऑर्गन सिस्टम। कौन सा ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन रहा है, या एंडोक्राइन सिस्टम कह सकते हो। एंडोक्राइन सिस्टम एक सही आंसर है। ठीक है ना, एंडोक्राइन सिस्टम बन रहा है। ओके, यहां पर ये अपन एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में अपन हार्मोन्स की बात करेंगे, याद रखिए। ठीक है, तो ऑर्गन्स आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, ऑर्गन्स फिजिकली भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स केमिकली भी कनेक्ट हो सकते हैं और एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, याद रखिए। ये ऑर्गन सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो सकता है, ये एंडोक्राइन सिस्टम भी हो सकता है। वहां पर फिजिकल कनेक्शन देखा, यहां केमिकल कनेक्शन देखा, और वहां पर क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है कॉमन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहां पर क्या फंक्शन परफॉर्म हो रहा है कॉमन, यहां पर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब बेटा अपन स्टार्ट करते हैं बेटा एपिथेलियल टिश्यू पर। ठीक है, अगर आप में से कोई चीज आप नोट करना चाहें, ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये आपको लाइन बाय लाइन हर चीज मिल जाएगी। आपको अगर फिर भी नोट करना हो तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको 30 सेकेंड्स दे रहा हूं। ठीक है ना, चलिए, है ना। ठीक है, वैसे आपको ये नोट्स में लाइन मिल जाएंगी। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आपने नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, अगर आप नोट नहीं कर पाए तो नोट्स में से भी देख सकते हो। ये लाइन एनसीईआरटी की लाइन है जो मैंने एक्सप्लेन करी है। तो कितने प्रकार के बॉडी में टिश्यूज होते हैं बेटा, 4 प्रकार के एनिमल टिश्यूज होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, याद रखिए। और अब अपन सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके आप चाहो तो यहां पर अलग अलग सेल स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ठीक है ना, ये मैंने यहां पर सेल स्ट्रक्चर दिखाया है आपको। ठीक है ना, कि सेल स्ट्रक्चर कैसे अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना, ओके ये न्यूरॉन बताया है, ये स्केलेटल मसल सेल बताया है, ये स्क्वामस एपिथेलियल सेल बताए हैं। ठीक है ना, ओके ओके यहां पर ये जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है ये डिफ्यूजन का परफॉर्म हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैस हो रहा है बेटा। यहां पर डिफ्यूजन हम समझेंगे आगे वाली क्लास में, चिंता मत करो। ठीक है ना, यहां पर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है ये कौन सा हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाला फंक्शन है। ठीक है ना, स्केलेटल मसल सेल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है, ये देखिए। तो कहना ये चाहते हैं सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, ये पहला सेल है, ठीक है, ये दूसरा सेल है, ठीक है, ये तीसरा सेल है। सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है बेटा, इसलिए सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है ना, सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए ये सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, न्यूरॉन क्या परफॉर्म कर रहा है, न्यूरॉन का फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ इंपल्स। ठीक है, कंडक्शन ऑफ इंपल्स। अब इंपल्स वगैरह क्या होता है ये तो आगे अपन सीखेंगे। ठीक है ना, तो सेल का स्ट्रक्चर देखो अलग है। ठीक है, ये कंडक्शन ऑफ इंपल्स कर रहा है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कर रहा है, स्ट्रक्चर अलग है इसलिए फंक्शन भी अलग है। ठीक है, इसीलिए 4 प्रकार के टिश्यूज भी होते हैं। ठीक है ना, ओके चलिए ये तीनों सेल्स आप बना सकते हो। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, इधर बेटा मैंने स्टमक के बारे में आपको बताया था कि स्टमक ऑर्गन जो है उसमें चारों टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना बेटा, ओके और यहां पर मैंने आपको ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल दिया था, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है ना, यहां पर मैंने आपको
एंडोक्राइन सिस्टम का एग्जाम्पल दिया था। ये सारा आपको मिलेगा, चिंता मत करिए, ठीक है ना, ये सारा आपको मिलेगा। पॉइंट वाइज में लगा देता हूं, ठीक है, पॉइंट वाइज लगा देता हूं। ये जो लाइंस हैं एनसीईआरटी की, इन सबका एक्सप्लेनेशन मैंने डायग्राम सहित आपके लिए बनाया है, ठीक है ना, डायग्राम सहित एक्सप्लेनेशन बनाया है, ठीक है, ताकि आप जो है आराम से पढ़ के एक्सप्लेनेशन भी ले सको, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइंस ही आज अपन ने करी है शुरू की, ठीक है। अब बेटा अपन एपिथेलियल टिश्यू चालू करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टिश्यू ऑफ अवर बॉडी, एनिमल टिश्यू में पहला टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना, ओके। तो बेटा एपिथेलियल टिश्यू को बेटा हम एपिथेलियम भी बोलते हैं, याद रखिए, ठीक है, हम एपिथेलियम भी बोलते हैं, ठीक है ना, या हम इसे एपिथेलिया भी बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। तो आइए अब इसे स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन इसकी पढ़ते हैं कि सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ? सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, ठीक है, कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस एंड मैट्रिक्स, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए, ये एपिथेलियल सेल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, ये एपिथेलियल सेल है, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, दूसरा सेल, ठीक है, ये है आपका दूसरा सेल, देखिएगा, ठीक है। और बेटा ये है आपका तीसरा सेल देखिएगा, ऐसे करके ये अपन ने 3 एपिथेलियल सेल्स बना दिए, ठीक है ना, बीच में न्यूक्लियस बना दीजिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। पहला पॉइंट ये है बेटा कि ये जो सेल्स होते हैं ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, याद रखिए, ठीक है ना, ये सेल्स जो होते हैं ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं बेटा, ठीक है ना। कॉम्पैक्ट पैकिंग का मतलब ये पास पास होते हैं, ठीक है ना बेटा। इसीलिए बेटा क्या होता है, इन दोनों सेल्स के बीच में, इन दोनों सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है। मैंने आपको बताया था ना कि दो सेल्स के बीच में स्पेस को क्या कहते हैं? दो सेल्स के बीच के स्पेस को इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। बताया था कि नहीं बताया था? इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। तो ये टिश्यू में जो सेल्स हैं, जो एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें जो सेल्स हैं, ठीक है ना, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, ठीक है ना। इसलिए आप देख सकते हो कि दो सेल्स के मध्य में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो कितना कम है, ना के बराबर है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं वेरी लिटिल, ठीक है, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है ना। इसे कहते हैं वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है ना, वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है ना। और अगर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है, ठीक है ना, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम है, तो ऑब्वियसली इसमें जो सब्सटेंस भरा होता है वो भी ना के बराबर होगा, ठीक है ना। इसमें जो सब्सटेंस भरा होता है बेटा वो भी ना के बराबर होगा। इसलिए जो सब्सटेंस भरा है वो भी बहुत थोड़ा ही होता है। ये देखिए, जो सब्सटेंस भरा है इस स्पेस में ये बहुत थोड़ा ही होता है, ठीक है ना। तो ये पहली लाइन है एपिथेलियल टिश्यू की। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इस टिश्यू में जो सेल्स हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, याद रखिए, ठीक है, विथ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। आप देखिए ना के बराबर इंटरसेलुलर स्पेस है। जब बहुत इंटरसेलुलर स्पेस कम है तो इसमें जो सब्सटेंस भरा हुआ है वो भी कम होगा, यानी मैट्रिक्स भी बहुत कम होगा। ये देखिए, इसमें मैं लिख देता हूं, ठीक है, वेरी लेस, ठीक है, वेरी लेस मैट्रिक्स, वेरी लेस मैट्रिक्स, ठीक है, और इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है, और इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है, वेरी लेस मैट्रिक्स और इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस, ठीक है। तो ये इसकी पहली लाइन है बेटा कि जो सेल्स होते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और दोनों सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। जैसे यहां देखिए, दो सेल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है ना। पर यहां पर दो सेल्स इतने पास पास होते हैं कि स्पेस जो दोनों सेल्स के बीच में होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, वो बहुत कम होता है। और उस स्पेस में इसलिए जो मटीरियल भरा हुआ होता है, जैसे मैट्रिक्स कहते हैं, वो भी ना के बराबर या बहुत कम होता है, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा? सेकेंड पॉइंट इस टिश्यू का है, आज का आखिरी पॉइंट, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट इस टिश्यू का है, ठीक है, सेकंड पॉइंट इस टिश्यू का है, ठीक है, कि द सेल्स, ठीक है, द सेल्स रेस्ट ऑन अ मेम्ब्रेन, द सेल्स रेस्ट ऑन अ मेम्ब्रेन, ठीक है, ऑन अ मेम्ब्रेन, ठीक है, कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है,
कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। ओके, जो सेल्स हैं बेटा, ठीक है, वो एक मेम्ब्रेन पर बैठे होते हैं, याद रखिए। सेल्स जो होते हैं बेटा एक मेम्ब्रेन पर बैठे होते हैं, ये रहा वो मेम्ब्रेन, याद रखिए। इसे बेटा अपन बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, याद रखिए। जो सेल्स होते हैं बेटा एक मेम्ब्रेन पर बैठे होते हैं, ठीक है, ये सेल्स एक मेम्ब्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं बेटा। इस मेम्ब्रेन को, ब्लू कलर के मेम्ब्रेन को अपन क्या कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक है ना। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा किस चीज का बना होता है, ये अपन कल चालू करेंगे, ठीक है। आज तो मैंने बेसिक पढ़ाया, आज अपन ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा देखो, ठीक है। आज अपन ने पहले एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। आज अपन ने एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी कि बेटा टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं दे आर सिमिलर, ये जो सेल्स हैं दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, यानी कि माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इनका स्ट्रक्चर सेम नजर आएगा। दे आर सिमिलर इन फंक्शन, ये सारे सेल्स एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड दे आर सिमिलर इन ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब ये सारे के सारे सेल्स जो टिश्यू बना रहे हैं वो किसी एक जर्म लेयर से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कनेक्टिव टिश्यू जो होता है मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है, ठीक है ना, ठीक है। ओके, फिर मैंने आपको यह बताया कि जर्म लेयर क्या होती है, कितनी होती है, ठीक है ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। और हर टिश्यू जो होता है बेटा एक जर्म लेयर से बनता है, ठीक है ना। जैसे न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्म से बनता है, ठीक है ना। मस्कुलर टिश्यू मीजोडर्म से बनता है, ठीक है ना। ओके, पर मैंने आपको लास्ट में यह कहा कि ये जो टिश्यू की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन वेरी कर सकती है। ये आइडियल डेफिनेशन है, तो टिश्यू टू टिश्यू थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, ठीक है ना। अब आपको जर्म लेयर पता है, ओरिजिन पता है आपको कि है ना, ये जो सिमिलर ओरिजिन अपन लिख रहे हैं, ठीक है ना। किसी भी टिश्यू में जो सेल्स हैं उनका ओरिजिन एक जर्म लेयर से होता है, याद रखिए। जैसे कनेक्टिव टिश्यू के सारे सेल्स मीजोडर्म जर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। फिर हमने ये एनसीईआरटी की लाइन देखी कि स्ट्रक्चर सेल का अलग अलग होता है, ठीक है, इसलिए फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है ना। और इसी आधार पे आपके पास 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं ह्यूमन बॉडी में, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो ऑर्गन्स होते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस हैं, ये भी करनी जरूरी है ना, स्टार्टिंग में दे रखी है, आप एनसीईआरटी खोलोगे तो लाइन दे रखी है कि ऑर्गन सच एज लंग्स, किडनी, हार्ट, स्टमक कंप्राइज स्पेसिफिक प्रपोर्शन एंड पैटर्न ऑफ ऑल बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज। कि कोई भी आप ऑर्गन ले लो, कोई भी ऑर्गन बेटा इन्हीं 4 टिश्यूज से मिलकर बनता है, याद रखिए। हाँ, प्रपोर्शन इनका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स, जब 2 या 2 से अधिक ऑर्गन परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, ठीक है ना, बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन दे टुगेदर फॉर्म ए ऑर्गन सिस्टम। हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनता है, ठीक है ना। हमने देखा जब 2 और मोर ऑर्गन्स, ये तो 4 ही लिखे हैं अपन ने, 2 or more organs perform a common function, digestion and absorption is the common function by their physical interaction, ठीक है। तो इस तरह ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम। और विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सिस्टम आपकी बॉडी में है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। और नीचे अपन ने क्या देखा, नीचे अपन ने एंडोक्राइन सिस्टम देखा। यहां पर फिजिकल इंटरेक्शन नहीं, केमिकल इंटरेक्शन हो रहा था हार्मोन्स की हेल्प से, याद रखिए। व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, ओवरी, व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। कौन सा कॉमन फंक्शन है? कॉमन फंक्शन इज रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। ओके, बाय केमिकल इंटरेक्शन, यहां पर हार्मोन से इंटरेक्शन हो रहा है। जीएनआरएच हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी फिर एफएसएचएलएच बना रही है, एफएसएचएलएच जो है ओवरी पर एक्ट कर रहा है, तभी ओवरी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है ना। तो यहां पर केमिकल इंटरेक्शन हो रहा है हार्मोन्स की हेल्प से, याद रखिए, ठीक है ना। व्हेन 2 और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन बाय केमिकल इंटरेक्शन, ठीक है ना, दे फॉर्म है ऑर्गन सिस्टम। कौन सा ऑर्गन सिस्टम बन रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे ग्लैंड्स जो हैं, हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, ओवरी, ये एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं बेटा, ठीक है ना। ओके,
फिर हमने देखा एपिथेलियल टिश्यू की शुरुआत करी, ठीक है, कि इस टिश्यू में सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, ठीक है, इस टिश्यू में सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है, ठीक है ना। दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। ये दोनों सेल इतने पास होते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेस में सब्सटेंस भी कम भरा हुआ होता है, मैट्रिक्स भी ना के बराबर होता है, याद रखिए, ठीक है। और ये जो सेल्स हैं, याद रखिए, ये एक मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं, ठीक है। इस मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। कल यहीं से ही पढ़ाना चालू करूंगा, ठीक है। अभी तो अपन ने 4-5-10 लाइनें एनसीईआरटी की और बेसिक पढ़ा है अभी तक, ठीक है। कल एपिथेलियल टिश्यू ढंग से चालू होगा बेटा, ठीक है। आज तो एक स्टार्टिंग वाली क्लास थी, टाइम भी कम था, कल अपनी पूरी क्लास होगी, ठीक है। तो कल अपन एपिथेलियल टिश्यू जो है पूरा ढंग से करेंगे। आज तो बस अपन ने 2 लाइनें ही करी हैं कि सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद वेरी लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये इतना ही पढ़ा है अपन ने। एंड दूसरी लाइन ये पढ़ी है कि सेल्स रेस्ट ऑन ए मेम्ब्रेन कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन पर बैठे रहते हैं, ठीक है। पर अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है ये अपन कल आपको बताएंगे, ठीक है। आज के लिए तो इतना ही होगा, ठीक है। कल से ऑथेंटिकली अपन जो है और अच्छे से बेटा मोटिवेट होकर और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू कल करेंगे, आज तो बस शुरू की एनसीईआरटी लाइन ही मैंने डिस्कस करी है, ठीक है। चलिए, तो अब अपन कल मिलते हैं बच्चों, ठीक है। कल अपन मुलाकात करते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। आई होप आपने आगे वाली स्लाइड्स भी देखी थी, आप पूरे मोटिवेटेड हैं इस बैच के लिए, ठीक है। और बेटा हमारे पास 122 क्लासें हैं जूलॉजी के लिए, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, आराम से आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। 122 क्लासें आपके पास जूलॉजी की है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बहुत बढ़िया से आपका सिलेबस कराएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। एनसीईआरटी की लाइन भी आपको पढ़ाएंगे और खुद भी नोट्स लिखवाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए अब कल मिलते हैं, ओके। और कल आपसे मुलाकात होगी, एपिथेलियल टिश्यू को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों। बाय।